हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज भी हम करने वाले हैं PYQ। और इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं हमारी PYQ की या क्लास जो भी हुई हैं, होपफुली आपने उन्हें वॉच कर लिया होगा, है ना। देखिए अब क्या है, आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी को होने वाला है। ज़्यादा समय अब आप लोगों के पास नहीं है, तो प्लीज़ जाइएगा और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो या SST हो, जो जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट या आपके जो भी जानने में हो, तो प्लीज़ आप उन्हें मोटिवेट करिएगा, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कि एक बार में ही उन्हें अपना CTET एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है। इससे हट के भी मैंने क्या है 1 मंथ की एक स्ट्रैटेजी शेयर की है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप जा कर के उसे भी वॉच कीजिएगा। काफ़ी हेल्प उससे आपको मिलेगी कि आपको क्या और कैसे पढ़ना है और क्या आपको अपना प्रैक्टिस वगैरह ये सब चीज़ें करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस बार अगर आपने डील कर दी तो फिर आपका एग्ज़ाम देखिए हार्ड भी आ सकता है, तो फिर हो सकता है कि वो पास नहीं भी हो पाए। तो क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो देखो अच्छी बात है कि आप लोग कर ही लेंगे, बट अगर पेपर थोड़ा सा भी मॉडरेट टू हार्ड चला गया तो आप उसको अटैम्प्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आएगी। ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगर आपने PYQ देख रहे होंगे तो आप खुद से ही भी नोटिस कर रहे होंगे कि कोई तो बहुत इजी आ जाता है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का आ जाता है, और बहुत सारे क्या है आपके काफ़ी मॉडरेट टू हार्ड भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे आज का ये वाला जो PYQ है, जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे भी ये इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के आंसर नहीं बन पा रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, फिर ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे बहुत ही सावधानी के साथ में। तो ये चीज़ें क्या होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं, या फिर जब आपने जो भी थ्योरी है इससे रिलेटेड चैप्टर्स की या 6 to 8 जो भी आपकी NCERT है, आपने उनको क्या है अच्छे से रीड किया हुआ होगा, तो ही आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा और बाकी पूछा गया है। बाकी जब आप आज इस वाले PYQ को करेंगे तो आपको और भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बन कर के आते हैं। तो आपको हर तरह से अपने जो है तैयारी करनी है, चाहे एग्ज़ाम का लेवल हार्ड हो, चाहे इजी हो और चाहे वो मॉडरेट हो, तो आपको उस हिसाब से क्या है खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है। बाकी तो ये होता है कि एग्ज़ाम जो भी आता है आपका बैलेंस हो करके ही आता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही टफ आ जाता है। बट लेकिन क्या होता है कि कोई सेक्शन हार्ड कर दिया, कोई सेक्शन ईजी कर दिया, है ना। इस तरीके से आपका पेपर सेट होता है, जिससे कि बच्चे इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। और साथ ही साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है कि मतलब एक टारगेट रखना है कि 90+ तो स्कोर करना ही है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हों। ये 82 वाला जो मतलब पार्ट है, इसे तो आप छोड़ ही दीजिए कि मतलब कि 82 को जो क्राइटेरिया है कि हमें से पास करना है या फिर हम रिज़र्व कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो टारगेट है वो 90+ का ही सेट करके रखिए। ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करके रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बल्कि मैं तो कहूँगी 100 तक सोच के रखिए आप इसको, है ना। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ 1 मंथ में भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो CTET बहुत इजीली क्रैक हो सकता है। देखिए मैंने भी अपना एग्ज़ाम पास किया था, तो मेरे पास भी बहुत समय नहीं था, तब मैंने भी अपना एक एग्ज़ाम जो पहली बार जब मैंने दिया था तो 1 मंथ में ही मैंने उसकी अच्छे से काफ़ी तैयारी की थी। दूसरा, जब मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि एग्ज़ाम का लेवल क्या हो सकता है, और जब मैंने सेकंड टाइम अपना एग्ज़ाम फेस किया था तो उस टाइम पे क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं, हार्ड टू हार्ड 20 to 25 डेज़ ही मुझे वहाँ पर मिले थे। तब भी मैंने क्या था बहुत अच्छे से अपना पेपर दिया था और अच्छे मार्क्स वहाँ पर गेन किए थे। तो आपको भी मैं सेम चीज़ें वहाँ पर बता रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ सब चीज़ें, चाहे वो आपकी PYQs हों, चाहे वो आपकी NCERT के नोट्स हों। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप जो मेरी वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और क्या है सब्सक्राइब कीजिएगा नए अपने अपडेट्स पाने के लिए। और ये समय आपके लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज़ इसे अब हल्के में ना लीजिएगा। चलिए अब बहुत बातें हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का PYQ साइंस का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। पीस ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स, वुड, मेटल एंड ग्लास ऑफ इक्वल मास एंड टेम्परेचर आर रिमूव्ड फ्रॉम अ हॉट ओवन एंड ड्रॉप्ड इनटू क्रस्ट आइस, विच विल मेल्ट मोर ऑफ आइस। मेटल, वुड, ग्लास, ऑल द 3 मटेरियल्स विल मेल्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आइस। हिंदी में देखते हैं, 3 विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लकड़ी, धातु और कांच जिनका द्रव्यमान और तापमान एक बराबर है, उन्हें गर्म भट्टी से निकाला जाता है
और बर्फ़ के चूर चूर हुए टुकड़ों पर डाला जाता है, इनमें से किसके द्वारा अधिक बर्फ़ पिघलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो बर्फ़ पिघलने के लिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक साथ ही पिघलेंगे क्योंकि तापमान उसकी बात आ रही है, पर नहीं, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो मेटल होगा। उसका रीज़न क्या है, आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा इससे रिलेटेड, तो आपका एक फॉर्मूला आता है ऊष्मा का, Q = mc डेल्टा टी, जहाँ पर m आपका द्रव्यमान होता है, c होती है आपकी स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो देखिए यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, बट लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट वाला मामला आता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर बात होगी कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो मेटल की क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो जब मेटल की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि वो ऊष्मा जो स्थानांतरित करेगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब वो ऊष्मा भी क्या है, ज़्यादा स्थानांतरित करेगा, है ना। अब आप देख ही सकते हैं कि जो क्यों होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली सी के। जब सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जब ये हीट ज़्यादा देगा, जब ये स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी तो ऊष्मा भी क्या होगा, ज़्यादा देगा। तो जिसकी वजह से जो आपका आंसर बनता है सही, वो क्या होगा, धातु बनेगा, मेटल बनेगा। ठीक है, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, you are provided with pink colored China rose solution in 3 test tubes. In the first test tube you add 2 drops of solution A and get dark pink color. In the second test tube you add 2 drops of solution B but there is no change in color. In the third test tube you add a few drops of solution C and get green color. Identify the nature of solution A, B and C. हमें ये बताना है कि जो हमने चाइना रोज़ है, अगर अलग अलग 3 टेस्ट ट्यूब में डुबाया है तो किस तरीके से वो अपना काम करेगा अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो चीज़ें हमने डाली हैं। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है। आप परख नली में विलयन ए की 2 बूंद डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए अच्छे से, जिससे कि आपको वो समझ में आ जाए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब परख नली ए में 2 बूंद डालते हैं तो उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है, ठीक है, गहरा गुलाबी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप दूसरी परख नली में विलयन बी की 2 बूंदें डालते हैं पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, तो यानी कि नो चेंज, यानी कि कलर क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। आप तीसरी परख नली में विलयन सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे क्या हो गया, हरा रंग हो गया है। और देखो क्या है कि परख नली में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन है, यानी कि इन तीनों में क्या है, गुड़हल का पुष्प है। यानी कि यहाँ पे इंडिकेटर से बात की गई है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एसिड बेस वाले चैप्टर से लिया गया है, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था। तो अब देखिए जो हमारा ये जो आपका गुड़हल का गुलाबी रंग होता है, जब आप गहरा गुलाबी हो जाता है तो गहरा गुलाबी होने का मतलब है कि वो क्या है, एसिड है, आपका क्या है, एसिड है। और जब आपका क्या होता है कि न्यूट्रल होती है आपकी कोई चीज़, यानी कि बेस वहाँ पे मतलब ना ही बेस है वो, ना ही आपका एसिड है, तो यानी कि वो क्या है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो क्या है, एक न्यूट्रल यानी कि उदासीन को वो शो कर रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन अम्लीय कहाँ है, सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, थर्ड वाले में, बी आपका उदासीन है ही। इसके बाद जब गहरा हरा रंग होता है तो इसका मतलब होता है कि वो क्या हो जाता है, आपका बेस हो जाता है। और यहाँ पे किससे रिलेटेड बात चल रही है, गुलाबी रंग के गुड़हल के पुष्प से बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अलग अलग जो भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के रिजल्ट्स शो करते हैं आपके एसिड और बेस में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए बेस यहाँ पर क्या है, हमारा सी में दिया हुआ है, तो इस तरीके से क्या है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड होता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा ये जो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुड़हल होता है ये आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, जो नेचर से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या होता है कि लिटमस और आपका जो रोज़ होता है वो भी क्या होते हैं, आपके जो है नेचर से रिलेटेड होते हैं आपके, हैं, ठीक है ना, नेचर से रिलेटेड होते हैं, लिटमस, रोज़, ये सब चीज़ें भी, तो आपको ये याद रखनी है। और हाँ सॉरी, रोज़ तो गुड़हल को ही बोलते हैं, रोज़ नहीं है, टर्मरिक आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये टर्मरिक। कई बार होता है ना दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाती हैं थोड़ी सी, तो हाँ वो रोज़ नहीं है, वो टर्मरिक है आपका।
तो जो टर्मरिक है, लिटमस है और जो गुड़हल का पुष्प है, ये आपके क्या होते हैं, आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। इस तरह से कुछ केमिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो आपको इनके बारे में क्या है अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो लिटमस के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जब बात एसिड की आती है तो ब्लू से रेड बना देता है, और जब बेस की बात आती है लिटमस से रिलेटेड, तो वो क्या करता है, आपका जो बेस को एसिड जो रेड है उसको ब्लू बना देता है। टर्मरिक में क्या होता है कि जो एसिड होता है वो उसको ऐसे ही रहने देता है, कोई चेंज नहीं होता है, बट लेकिन जब बेस की बात आती है तो वो उसको क्या कर देता है, डार्क ऑरेंज या रेड कलर में चेंज कर देता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें इंडिकेटर से रिलेटेड याद करनी है, और क्वेश्चन यहाँ से बन करके आता है ना। अगर आप पिछले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, शायद हमने एक दो ही ऐसा पेपर होगा जहाँ पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, बट लेकिन इंडिकेटर से क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन और आपका एसिड बेस से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है चैप्टर से इस वाले, वो होता है कि जैसे आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की कुछ सब्जियाँ या फिर अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी, और यहाँ पर क्या है एसिड दे दिए जाएंगे कि फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इस तरह के एसिड्स अलग अलग दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा जैसे दही, या फिर कि आपको कौन सी चीज़ कौन से मैच करती है, यानी कि मैचिंग के रूप में वहाँ से आपसे चीज़ें पूछ ली जाएंगी। तो आपको ये चीज़ें भी क्या है याद रखनी है। तो मेन दो चीजें होती हैं एसिड बेस से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्या है पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर टू इंडिकेट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ पर हमें अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं कि क्या क्या होता है। हमारे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछे गई हैं चीज़ें। एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो आपका गंदा पानी होता है और गंदे पानी से उसको साफ पानी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है कि किन किन स्टेप से वहाँ पर उससे गुजरना पड़ता है साफ होने के लिए। तो देखिए, इसका सबसे इजी तरीका ये है कि जब भी हम पानी को साफ़ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ से उनको हटाएंगे। तो सब बड़ी चीज़ें कहाँ पर है, देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा पहला बनेगा कि बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग को, अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। और हमने जो चैप्टर क्लास 17 में जो वेस्ट वाटर वाला जो चैप्टर है, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है आपका। तो आप जाएंगे वहाँ पर उस चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एज इट इज़ लाइनें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो बात अलग है कि आपको मैं अभी दिखाऊंगी भी, शो भी करूंगी किस तरीके से वहाँ पे दिया गया है, बट लेकिन क्या है कि आपको खुद से भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी। तो बी यहाँ पर देखो आपके 2 में दिए गए, तो जो जिसमें नहीं है वो यहाँ से उन्हें हटा दीजिए। इसके बाद क्या आता है कि जो गति को अपशिष्ट जल को एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करते हैं। जो एक बजरी वाला टैंक होता है उसमें क्या है, उसको निष्कासन टैंक में प्रवेश करते हैं। तो इसके बाद ई, बी के बाद जो है आपका क्या आएगा, ई। तो ई वाला ऑप्शन देखिए आपका सिर्फ यहाँ पर ही दिया गया है, यानी कि आपका सेकंड हुआ। तो इस तरीके से देखो ये वाला जो ऑप्शन है आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड में दिया गया है। इससे आगे आप ना भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, इसी से आपका क्या है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऑप्शन नंबर डी की आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। अब क्या है, अब हम उनको नीचे सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद आता है आपका ऑप्शन सी, ये आपका थर्ड हो गया। मध्य में ढलान किए गए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया, फिर उसके वहाँ पे उसको रखा जाता है। फिर अब जो और भी जो छोटी मोटी बारीक जो अवपंक या फिर कीचड़ मतलब होती है ना, तो उसको क्या है वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और अवपंक को हटाया गया और कलची से तैरती ग्रिस निकाल दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो ए है आपका वो क्या है 0.5 बन जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस बी, ई, डी, सी, ए आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक बार आप इस इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखो कि सबसे पहले क्या होता है कि लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक बैग आर रिमूव्ड बाय पासिंग वाटर वेस्ट वाटर थ्रू बार स्क्रीन्स। नेक्स्ट है आपका कि वेस्ट वाटर enters a grit and sand removal tank. इसके बाद है sand, grit and pebbles are made to settle by decreasing the speed of incoming waste water. Next है water is made to settle in a large tank with a slope in the middle. और इसके बाद लास्ट है sludge is scraped out and skimmer removes the floating grease. तो इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं जो आपको प्रोसेस वगैरह भी आपसे वहाँ पर क्या है पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका 3 करेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पर क्या है एक इमेज ऐड कर रही हूँ, उससे रिलेटेड आप देखिएगा, आपको और अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो देखिए आप यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने अच्छे से दिखाया गया है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं कि ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही जो पेज है मैंने ऐड किया हुआ है कि वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स लार्ज ऑब्जेक्ट इज लाइक रैग्स रक्स कैंस प्लास्टिक बैग्स। देखो लार्ज ऑब्जेक्ट पहले आ गए हैं, इसके बाद है जो वाटर देन गोज टू ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, जो हमारा ई वाला ऑप्शन था ये था। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक वैन इज स्लोप्ड टूवर्ड द मिडल। और देखिए वो वाला ऑप्शन जो आपका था नेक्स्ट उससे ये वाला ही था। फिर क्या है, आफ्टर सेवरल ऑफ आवर्स ए स्क्रैपर दिस इज स्लज आ स्कीमर रिमूव्स रोटेट सॉलिड्स लाइक ग्रीज वाटर टू क्लियर दिस देन। तो इस तरीके से क्या है, आप इसे अच्छे से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं और बड़ा करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। ठीक है ना। तो ये देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम क्या सोचते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, अरे कहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, बट बहुत बार वही होता है कि जो हम सोचते हैं उससे अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा और क्या है एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर हो सके प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके इस एग्ज़ाम में आए तो आपका एक क्वेश्चन क्या है यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, फिर हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। द वायर्स फॉर्मिंग द फ्री एंड्स ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड अ स्विच आर कनेक्टेड टू फॉलोइंग वायर वन आफ्टर अनदर। तो ए दे रखा है ए वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 3 mm, ए वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 7 mm। एक सेल और एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट में के खुले सिरों की तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 3 मीटर मोटाई वाले तार, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 mm मोटाई वाले तार। तो कौन सा सही है, तो इसमें बताना है कि ए में ऊष्मा अधिक पैदा होगी, बी में अधिक पैदा होगी, दोनों में बराबर होगी या दोनों में ऊष्मा पैदा नहीं होगी। तो आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका I होता है ये करंट होता है, R आपका रेजिस्टेंस होता है, T क्या होता है आपका टाइम होता है। इसके अपोजिट एक चीज़ और होती है, H इजिकल टू आपका V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले, क्योंकि हमें पता है V इजिकल टू आई और आई आर होता है, तो I की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल के रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर टी भी हमें मिलता है। तो ये बताना है कि जो खुले सिरे तारों के एक के बाद एक जब तारों से जोड़ा जाता है तो हाँ, यहाँ पर जो पास होने वाली जो आपकी करंट होगी है ना, जो तार मतलब जो फ्लो करेगा वहाँ पर वो किस से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऊष्मा जो पैदा होगी वो कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो देखो लंबाई तो दोनों की बराबर है, बट लेकिन यहाँ पर क्या बात आती है, मेन मोटाई की बात आती है। तो मोटाई किसकी ज़्यादा है यहाँ पर, मोटाई है यहाँ पर आपकी बी यानी कि 7 सेंटीमीटर वाले की, और मोटाई कम है यहाँ पर ऊपर वाले की। तो देखिए जब मोटाई कम होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, अगर वो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका कम होगा तो जो करंट है वो अच्छे से फ़्लो करेगी। अगर आपके जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट अच्छे से फ़्लो नहीं कर पाएगी। तो फिर इसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ यहीं पर हम एक फॉर्मूला और देखते हैं क्या होता है। देखिए जो आपका R इजिकल टू होता है, R इजिकल टू होता है रो L अपॉन A, यानी कि यहाँ पर लेंथ और एरिया भी दिया गया है। तो देखिए लेंथ तो दोनों की बराबर है, तो लेंथ और रो ये तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो गए, इनको हटा दीजिए, यानी कि रेजिस्टेंस जो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन ए के, यानी कि एरिया के ऊपर होगा। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एरिया, यानी कि एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखिए एरिया कम कहाँ पर है, यहाँ पर कम है, और एरिया यहाँ पर क्या है, क्योंकि मोटाई देखो तार की मोटाई इस ये वाली मान लो ये होगी 7 mm का, थोड़ा से मोटा होगा। तो क्या होगा कि मोटाई यहाँ पर कम है, तो जो ऊष्मा ज़्यादा पैदा होगी वो यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस, आपका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्या है, ऊष्मा भी यहाँ पर क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है ना, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो इससे रिलेटेड क्या है, हीट भी क्या है ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या है, देखो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ें भी बेसिक सी चीज़ें जो फॉर्मूला है वो पता होंगे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार में हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो एक बार पहले से रफ करते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हुआ है ये। तो सबसे पहले क्या है कि हमें फॉर्मूला लिखना है अपना हीट का। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी।
ठीक है, RT। अब यहाँ पे हमने जो V वाला लिखा था उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो R है, अब R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। अब क्योंकि ये दोनों हमारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इन्हें हम हटा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, ठीक है, 1 अपॉन एरिया। अब एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो अब रेजिस्टेंस ज़्यादा, अब क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हीट भी क्या होगी हमारी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हीट प्रोपोर्शनल टू R होगी। अब R ज़्यादा है तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो A वाला हमारा यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा कि A में अधिक ऊष्मा पैदा होगी। तो इस तरीके से क्या है आपका ये जो क्वेश्चन है आपको सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, रिएक्शन 1 दी गई है, क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। रिएक्शन 2 दी गई है, स्लेक लाइम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि ट्रू की बात पूछी गई इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्या दिया गया है कि बिना बुझा चूना क्विक लाइम जल के साथ प्रतिक्रिया करके बुझा चूना स्लेक लाइम उत्पन्न करता है। बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो R2 है के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पर हमसे मतलब कोई फॉर्मूला कोई रिएक्शन नहीं दी गई है, इनडायरेक्ट वे में हमें आंसर यहाँ पर पूछा है। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले क्विक लाइम मतलब कि बुझे चूने का फॉर्मूला आपको पता हो। तो बुझा चूना कौन सा होता है आपका, क्विक लाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ। तो जल के साथ जब ये प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब क्या है, अब बुझे हुए चूने की प्रक्रिया जो रिएक्शन है प्रतिक्रिया आप किसके साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। चलिए अब इसकी क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसके साथ ये मैच होकर ये एक बन गया है, इन दोनों का भी मैच होकर के यहाँ पे ये यहाँ मैंने प्लस लगा दिए, ये आएगा आरो। तो इन दोनों को भी जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंबाइन हो रही हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी क्या है, दोनों ही संयोजन प्रतिक्रियाएं हैं, संयोजन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आप फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एजर्शन दे रखा है, पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट। रीजन दे रखा है, पिचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड। तो देखिए जो पिचर प्लांट होता है आपका वो मतलब क्या खाता है, आपके जो इंसेक्ट्स है उनको खाता है, सही बात है, ठीक है। इसके बाद है क्या कि दे रखा है कि पिचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड। वो इसलिए खाता है क्योंकि वो क्लोरोफिल नहीं बना सकता। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर यानी कि जो ए वाला है वो ट्रू है, आर हमारा गलत है। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को खाता है, उसे वहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो जो वहाँ की जिस भी मिट्टी में, मृदा में वो उगा हुआ रहता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या है, वो इंसेक्ट को खाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद जिंक टू प्रोड्यूस ए एंड हाइड्रोजन गैस बट नो ऑन रिएक्शन विद डाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट्स प्रोड्यूसेस वाटर, व्हाट इज एक्स। तो यहाँ पर ए कंपाउंड एक्स दिया गया है, ठीक है, ओके। और उसको क्या करता है कि रिएक्ट्स विद जिंक के साथ रिएक्ट करा उसने, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए प्रोड्यूस क्या है और क्या करी है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी है। इसके बाद ऑन रिएक्शन विद डाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl होता है, ठीक है, HCl, ओके। बट ऑन रिएक्शन यानी कि बट ऑन का मतलब है कि इसी के साथ बोल रहा है, एसिड इट प्रोड्यूसेस वाटर, यानी कि इसके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, वाटर देता है। और हमसे पूछा है क्या, एक्स के बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा जी कि जब कोई जो आपका बेस होता है वो रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ में, तो वो क्या करता है कि
हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर जो आपका अब रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से भी क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक्स यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे। बट जो ऑप्शन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। और आंसर की में भी आपके दोनों आंसर्स दिए गए हैं, क्योंकि देखो हमें तो पता नहीं है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से भी देखा जाए तो पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, उस हिसाब से ये भी ठीक है। और अगर क्योंकि जिंक से ऊपर आपका सोडियम भी आता है तो ये भी ठीक है। तो उस हिसाब से ये दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जब NaOH क्या करेगा या KOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, एक तो जल देगा, साथ में कोई ना कोई आपका साल्ट भी यहाँ पर बनाएगा, यानी कि जैसे कि NaCl, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर बनेगी। और जो X होगा आपका आंसर वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, या फिर क्या होगा, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन आपको करना आना ज़रूरी है। मतलब डायरेक्टली आपको इक्वेशंस नहीं दी है, बट थ्योरी में आप वो चीज़ें बोल दी हैं और आपको खुद से करके देखनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या है, सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ए कंटेनर A contains 10 लीटर ऑफ वाटर whereas कंटेनर B contains 10 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल. द वाटर इन बोथ द कंटेनर्स इज इनिशियली एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड बोथ द कंटेनर्स आर नाउ heated to 70 डिग्री सेल्सियस. Which of the following statement is true? More heat will be transferred in A, more heat will be transferred in B, equal heat will be transferred in both A and B, no net heat will be transferred in both A and B. एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। A डिब्बे में 10 लीटर पानी है, जबकि B डिब्बे में 10 लीटर सरसों का तेल है। अच्छा, यहाँ पे पहले हम डिब्बे बना लेते हैं अपने, है ना। ये दो हमारे डब्बे हैं और ये A है, ये B है, इसमें वाटर है, इसमें ऑयल है, ठीक है। दोनों डिब्बों में जल शुरुआती समय में 40 डिग्री सेल्सियस है, ओके। और अब दोनों डिब्बों का 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगी, बी में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगी, ए और बी दोनों में एक बराबर होगी, ए और बी दोनों में ही वास्तविक ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। तो देखिए जो वाटर होगा, कॉमन सी बात है कि मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन ए। तो जो वाटर होगा भाई, जो अगर आप देखेंगे ऑयल और वाटर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, या सॉरी जो टेम्परेचर है, वो ज़्यादा मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर वाटर की होगी एज़ कम्पेयर टू ऑयल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा लुक्ड एट द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व्ड न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स. व्हाट आर दीज? एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिखा ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक पत्ती की निचली सतह का अवलोकन किया। उसने वहाँ अनेक छोटे छोटे छिद्र देखे। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? तो देखिए, आपने भी कई बार देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं, है ना, उनके जो नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ऐसे छोटे 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 होल्स होते हैं। तो वो क्या होती हैं? आपके रंध्र यानी कि स्टोमेटा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक ए बी एंड सी. तो ए बी सी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हमें नेम दिए गए हैं साल्ट्स के, यहाँ पर बेस है और यहाँ पर ये एसिड है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट साल्ट है, आपका बेस क्या यूज़ हुआ होगा और एसिड क्या यूज़ हुआ होगा। देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो बेस क्या बना होगा, जब एसिड HNO3 है, ठीक है, तो HNO3 है तो मैग्नीशियम बना होगा। तो मैग्नीशियम से रिलेटेड ही यहाँ पर कोई बेस यूज़ किया होगा, तो यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस ही यूज़ हुआ होगा। अब देखिए पहला यहाँ पर देखो यहाँ 3 दे रखा है तो इसलिए गलत हो गया, खाली Mg तो कभी यूज़ होगा ही नहीं, है ना। जब हम उसका साल्ट बना रहे हैं तो बेस और एसिड पूरा लेंगे। तो देखिए MgOH होल ट्वाइस दोनों में ही है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका 3 और 4 में से। दूसरा पढ़ लेते हैं कि जो पोटेशियम सल्फेट है H2SO4 है, एसिड और बेस क्या लिया गया है, पोटेशियम की बात, और यानी कि पोटेशियम से रिलेटेड ही यहाँ पर कुछ हमारा बेस लिया गया होगा। तो वो क्या हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ये गलत है, ये नहीं होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, कट हो गया है, बचा ऑप्शन नंबर 4। तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर देखिए नीचे वाले में देख लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, कैल्शियम ले लिया है, नाइट्रेट की बात आ रही है तो नाइट्रेट से रिलेटेड HNO3 ही होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर हमारा एसिड हमने HNO3 यूज़ किया है। तो ऑप्शन आपका जो आंसर A, B और C ऐसे यूज़ होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अच्छा क्षार यूज़ हुआ है, अम्ल यूज़ हुआ है। लवण तभी बनता है जब क्षार और अम्ल एक साथ काम करेंगे। मैग्नीशियम की बात आ रही है तो यानी कि मैग्नीशियम से रिलेटेड कुछ लिया है तो हमने वही ऑप्शन देखा। पोटेशियम की बात आ रही है तो पोटेशियम से रिलेटेड ही कुछ होगा। नाइट्रेट यहाँ पर देखो इसमें तो नहीं है बट यहाँ पर नाइट्रेट जैसे ही कुछ यूज़ होगा तो हमने ये वाला। तो इस तरह से छोटा सा लॉजिक भी अप्लाई आप यहाँ पर करेंगे तो भी आपका आंसर क्या है यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहा गया है। ए स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय लोकेटिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द वॉल। ही इज गेटिंग अ ब्लर्ड इमेज ऑन द वॉल। व्हाट शुड ही डू टू गेट अ क्लियर इमेज? मूव द लेंस अवे फ्रॉम द वॉल, move the lens towards the wall. The lens could be moved either away or towards the wall depending on its position. An image cannot be obtained on wall in case of convex lens. एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। एक विद्यार्थी दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, देखो इसने उत्तल लेंस लिया है, ठीक है, उत्तल लेंस लिया है और यहाँ पर एक दीवार कुछ इस तरह की खड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको क्या है, उसकी फोकस दूरी का पता लगाना है उसे। तो उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। इस पर छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए? नहीं। लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए? नहीं। लेंस को उसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, और ये कोई छवि प्राप्त नहीं होगी, नहीं, इसका भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पर जो है 3 सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि जो रूमिनेंट्स है उनकी पोषण की प्रक्रिया का सही जो क्रम है वो हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ना हो कि पोषण की प्रक्रिया आप अपने हिसाब से कर दें कि जो ह्यूमंस में होता है। तो रूमिनेंट्स कौन होते हैं? जो घास वगैरह खाते हैं। ठीक है, जो जुगाली करते हैं, है ना, मेन होते हैं जुगाली। तो जुगाली कौन करता है? जैसे गाय भैंस आपने देखा होगा कि वो एक बार में खाना सटक लेती हैं, है ना, और फिर क्या है पूरे दिन मुँह चलाती रहती हैं, तो वो जुगाली में आता है उनका। ठीक है, तो उनका जो पोषण का प्रक्रिया वो क्या होती है? सबसे पहले वो क्या करते हैं, सारे खानों को एक साथ खा करके निगल लेंगे। ठीक है, निगल लिया, उसके बाद क्या होगा, उनका आंशिक पाचन होगा। फिर क्या होगा, आंशिक पाचन के बाद उसको धीरे धीरे क्या होती है, जो उसकी आंत से खाना वापस से आता रहता है और वो उसको क्या है चबाते रहते हैं और इस तरह से क्या होता है पूरा पाचन हो जाता है। तो ऑप्शन 3 क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही और भी स्टेप्स आपकी बॉडी से या फिर आपकी जो किडनी होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके, इस सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपकी लंग से रिलेटेड सीक्वेंस पूछा जा सकता है। इससे पहले PYQ में हमने वो भी किया था, है ना। हार्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, आर्टरीज वगैरह की ब्लड का जाना आना। तो अलग अलग तरह के जो आपके यहाँ पर प्रोसेस पूछे जा सकते हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड या फिर आप जो रूमिनेंट्स या एनिमल से रिलेटेड, तो आपको क्या है उनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल ब्रिंग्स अ पॉजिटिवली चार्ज रोड एंड अ नेगेटिवली चार्ज रोड वन बाय वन नियर अ वेरी थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर dripping from a tap. In which direction will the water stream bend? Toward the positively charged road and away from negatively charged road, towards both positively charged road as well as negatively charged road, away from both positively charged road or as well as negatively charged road, towards the negatively charged road and away from positively charged road. एक लड़की एक धन आवेश छड़ और एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा की नज़दीक लाई। किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी? तो धन आवेशित छड़ की ओर और ऋण आवेशित छड़ से दूर, धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ दोनों की ओर, धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों छड़ों से दूर, ऋण आवेशित छड़ की ओर और धन आवेशित छड़ से। तो देखिए जो आप जो धन आवेशित छड़ जो है, जब वो एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके नलके से टपकती हुई उस पे के पास लेके जाएगी, तो देखिए इसमें धन आवेश भी है ऋण आवेश भी है, और जो हमारा जल होता है उसमें भी दोनों ही तरह के आवेश होंगे, तो वो क्या होगी, दोनों की तरफ क्या है मुड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर ए एंड बी। तो ए दे रखा है प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन ग्राउंड, बी दे रखा है ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो वाटर टेबल,
हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है कि ए और बी क्या है। धरती में जल के रिसने की प्रक्रिया ए है और बी में है भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच भंडारित भौमजल। तो हमें ये बताना एक तरह की मतलब ये डेफिनेशन है या डिफाइन जैसे आती है बच्चों की कि क्या होता है ये कि प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन ग्राउंड। तो इसे हम कहते हैं कि अंतः संदन यानी कि इन्फिल्ट्रेशन। और जो आपका ये होता है कि स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स, जो ये बिटवीन लेयर्स होती है इसे हम बोलते हैं एक्वीफायर यानी कि जल भर। तो ये वाले मतलब डायरेक्टली डेफिनेशंस है कि इसको क्या बोला जाता है और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो आपको अगर ठीक से आपने पढ़ा होगा तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर आपका फर्स्ट सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन से रिगार्डिंग बताना है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू ओवरी। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर। परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसमें पराग का परागकोश से बीजांड का पर स्थानांतरण होता है। पराग का परागकोश से अंडाशय पर स्थानांतरण होता है। पराग का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। इसमें पराग का वर्तिकाग्र से परागकोश पर स्थानांतरण होता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो ऑप्शन है, तो एंथर वाला पार्ट होता है ये मेल होता है ना। स्टिग्मा वाला पार्ट होता है ये फीमेल होता है। अब भाई फीमेल तो नहीं जाएगी, मेल के पास मेल ही आता है भाई, जो पोलन है वो वही आता है स्टिग्मा के पास में। तो ये वाला गलत है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर होगा थर्ड होगा। क्यों होगा ये वाला आंसर कि जो पोलन होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जाता है। तो देखिए कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर के, है ना, कुछ मेल पार्ट्स होते हैं, कुछ हमारे फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक डायग्राम शो कर रही हूँ जिससे आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट दिया गया है ये आपका मेल पार्ट है, स्टैमन क्या है आपका मेल, और ये पिस्टल वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो आप इसमें आते हैं आपके फिलामेंट और एंथर आता है, और आपके इस वाले जो बी वाला पार्ट है फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। तो आप ये देखिए जो एंथर से जो पोलन होता है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर पोलेंस होते हैं, वो कहाँ पर आता है स्टिग्मा। सबसे पहला पार्ट तो यही पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या है वो यहीं पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या है डाउट क्लियर होगा। देखिए इमेजेस में आपको इसलिए ऐड करके दिखाती हूँ जिससे कि आपके जो क्लियरिटी है उस क्वेश्चन से रिलेटेड अच्छे से बन पाए, है ना। तो जब हम इस तरह से चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं, तो चीज़ें क्या है अच्छे से हमें रिवाइज हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आपको आगे वाले एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ ले कि जो फीमेल पार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल है, या फिर मेल क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं, या फीमेल पार्ट्स में आपके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, और स्टैमेन में क्या बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेप ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू अ कॉपर सल्फेट पाउडर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। स्टेप बी है ऑन कूलिंग द अबव ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एडिड किया जाता है कॉपर सल्फेट के पाउडर में और हॉट वाटर में। तो ठंडा करने पर क्या होता है कि हमें ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स आर जो सेपरेटेड वो प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लॉजिक है, पूछा गया है। पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि पूछा गया है कि चेंजेस किस टाइप का है। ठीक है, तो चेंज अब देखो जो पहला वाला पार्ट है वो भी एक तरह का आपका फिजिकल है, फिजिकल चेंज है, और दूसरे वाला भी फिजिकल है। बट क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की में आपका ऑप्शन 3 आंसर दिया गया है, तो आप इसे ही कंसिडर कीजिएगा कि जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर जो स्टेप ए है उसको केमिकल चेंज माना गया है, और जो स्टेप बी है उसको फिजिकल चेंज माना गया है। देखो कई बार हो जाती हैं कुछ चीज़ें, ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट लेकिन हमें फाइनली आंसर वही मानना होता है जो हमारा ऑफिशियल आंसर की में हो। तो आपको भी क्या करना है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो ही आपको यहाँ पर करेक्ट मानना है। देखिए वैसे तो ये आपका दोनों ही फिजिकल चेंज है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बट लेकिन उन्होंने स्टेप ए को वही कंसिडर किया है, तो हमें वैसे ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका सही हो जाता है आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि यहाँ पर क्या करनी है मैचिंग। देखो अगेन जो चीज़ मैं आपको ऊपर बता रही थी वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गई है कि एसिड बेस वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन अगेन यहाँ पर ये लिया गया है, और यहाँ पर देखो अलग तरह के एसिड दे दिए गए हैं और किस में ये पाया जाता है ये पूछा है। ठीक है,
तो आप ये देखिए, जो ऑक्जेलिक एसिड है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका टोमेटो में पाया जाता है। जो फॉर्मिक एसिड होता है वो आपका पाया जाता है बी स्टिंग में, जो आपकी मक्खियाँ वगैरह होती है उनके डंक में, है ना। इसके बाद जो आपका मैलिक एसिड होता है वो आपका पाया जाता है किसमें? मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल्स में। एसिटिक एसिड पाया जाता है आपका विनेगर में। तो देख लीजिए, तो ऑक्जेलिक एसिड फर्स्ट का है बी, तो फर्स्ट का बी किस में है? 2 में दिया हुआ है, इसमें और इसमें। इसके बाद है सेकंड का सी, सेकंड का सी आपका दिया गया है इस वाले में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 2 ऑप्शन हमें मैच कर गई हैं, तो आगे हम नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। तो इस तरह से क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटर में हो गया है, फॉर्मिक एसिड आपका मधुमक्खी के डंक में हो गया है, मैलिक एसिड आपका सेब में हो गया है, और एसिटिक एसिड आपका सिरका में हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो द, चूज एंड करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार डिक्रीज द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमें बताना है इन दोनों की स्टेटमेंट के ऊपर कि कौन सा सही गलत है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। किसी सितार के तारों को कसना उससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम करता है, ध्वनि का तार के तनन पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पर पहले में क्या कहा गया है कि किसी सितार के तारों को कसने से उत्पन्न ध्वनि का, नहीं भाई, तारत्व जब हम कोई भी आपका सितार है, ठीक है, जब जितना आप उसको मतलब अच्छे से कसेंगे तो ध्वनि उतनी ही ज़्यादा और तीक्ष्ण का आएगी, मतलब तारत्व उतना ही अच्छा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर गलत है। तो सही तो आप पहला S2 तो आपका सही है, परंतु S1 क्या है आपका असत्य है। तो इस तरीके से आपका क्या है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका जो ध्वनि वाला चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है लाउडनेस से रिलेटेड, जो आपका आयाम होता है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका इस पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर रिलेटेड होती है? पिच से, या फिर आप उसे कह सकते हैं तारत्व पर। तो इसका इस रिलेशन होता है और इसका इस रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार कि भारी व्यायाम के दौरान अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है या है। ठीक है, तो देखिए जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी जो बॉडी में मांसपेशियों में क्या है एक ऐठन सी होने लग जाती है, वो उसका रीज़न होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उस दौरान हमारी बॉडी में क्या बन रहा होता है? लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो सिर्फ और सिर्फ वही आपका सही यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं थी। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए टीचर हैज़ वाउंड अ लॉन्ग पीस ऑफ कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ ए कोयल फ्री ends of the wire are connected to a cell through a switch to complete the circuit. What will happen when the switch is closed? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। अच्छा, तांबे का तार है और एक लंबे लोहे का टुकड़ा, सपोज इस तरह का कुछ लंबे लोहे का टुकड़ा यहाँ पर ले लिया है, और क्या है जो तार है उसको इस तरीके से उस पर क्या है लपेट दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे फिर क्या बोला गया है। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया है, स्विच बंद करने पर क्या होगा? अच्छा, तो अब क्या किया है इन्होंने कि जो परिपथ को पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को, जो तार है उसके खुले सिरों को एक सेल से जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे करके एक सेल से यहाँ पर जोड़ दिया है, इस तरीके से जोड़ दिया है। स्विच, अब यहाँ पर एक स्विच भी लगा दिया होगा। अगर स्विच बंद कर दें, यानी कि स्विच बंद कर दें, यानी कि हाँ एक मिनट सॉरी, ये इस तरीके से हो गया। स्विच यहाँ पर क्या है, एक स्विच यहाँ पर ऐसे लगा दिया गया है। अगर स्विच को बंद करते हैं तो क्या होगा? लोहे की एक कील स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, लोहे की कील एक फ्यूज़ की तरह व्यवहार करेगी, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, लोहे की कील चुंबकित हो जाएगी।
ठीक है। तो जब हम उसमें करेंगे तो वो स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, पर अब स्विच बंद हो गया है तो वो एक अस्थायी चुंबक की तरह क्या है व्यवहार करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड बी एम्फसिस्ड बाय टीचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, विलिंगनेस टू रिव्यू वर्क डन फॉर इट्स फर्दर इम्प्रूवमेंट, identify the aspects that are for and against the method, adopt gathering information about scientists, respecting others point of view। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्या बोला गया है। विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन के विकास के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं पर शिक्षक को बल देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है अब उसे हमें डेवलप करना है बच्चे के माइंड में, तो उसके लिए शिक्षक क्या क्या कर सकता है वो देखते हैं। किए गए कार्य में और अधिक सुधार हेतु पूर्वावलोकन की सहर्ष इच्छा। ओके, अपनाई गई विधि के पक्ष में और उसके विरुद्ध पहलुओं को ज्ञात करना। ठीक है, वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करना। ओके, तो देखिए जब तार्किक चिंतन की बात हो रही है तो यहाँ पर सम्मान की तो कोई बात ऐसी नहीं होगी। सेकंड, यहाँ पर जब वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी जब हम एकत्र करने का भी यहाँ पर किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं बैठता है ना। देखो लॉजिक हमें डेवलप करना है तो जानकारी एकत्र का लॉजिक से कोई यहाँ पर मतलब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने से कोई मेल नहीं है। इसके अलावा है कि किए गए कार्य में अधिक सुधार हेतु पूर्वावलोकन की सहर्ष इच्छा, यानी कि जो किया गया है उसे दोबारा से देखो कि ठीक है नहीं है, मतलब बच्चे खुश हो रहे हैं, हमने उनको बताया कि भाई तुमने ये काम करा है पर लेकिन इसमें ये चीज़ें हैं, तुम इसे दोबारा से देखो, एक बार फिर से चेक करो, तो वो हाँ नहीं ठीक है ओके टीचर हम चेक करते हैं, तो उस तरीके से क्या है वो खुश होंगे। ठीक है, सही बात है। अपनाई गई विधि के पक्ष में और उसके विरुद्ध पहलुओं को ज्ञात करना। हाँ, कि मतलब उससे अच्छा रिलेटेड क्या है, उसके पक्ष में क्या है या नहीं है, जो क्या चीज़ें उसके यस में है क्या चीज़ें नहीं है, तो हाँ ये भी चीज़ें क्या है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तो इस हिसाब से अगर ए और बी देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर सेकंड भी होना चाहिए, बट लेकिन अभी जैसे अगर बात रिस्पेक्टिंग ऑफ अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो रिस्पेक्ट भी देखो ठीक भी है नहीं भी है, बट लेकिन ऑफिशियल आंसर की में हमारा जो आंसर है वो थर्ड ही दिया गया है, तो हमें थर्ड ही यहाँ पर सही मानना होगा। और अगर ध्यान से अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे देखेंगे जानेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही आंसर है। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसको बिल्कुल भी क्या है कंसिडर नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब साइंस एंड इट्स प्रोसेस एक्यूरेटली। साइंस इज एन इंडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, साइंटिस्ट प्रेफर अ थ्योरी विच एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फ्यूअर assumptions, existing scientist theories and laws may be discarded in light of new evidence, a good scientific theory must be non-falsifiable। हिंदी में भी देख लेते हैं, कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता। विज्ञान अधिगम का एक अंतः विषयपरक क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं देखना है। वैज्ञानिक उस सिद्धांत को अधिक श्रेय देते हैं जो कुछ ही मान्यताओं के आधार पर अवलोकनों को की एक बड़ी संख्या की व्याख्या करता है। नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों को छोड़ा जा सकता है। एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभाव्यता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं कि सही नहीं है। तो देखिए अंतः विषयपरक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है कि मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है, होती हैं। जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी साइंस उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसके बाद है कि जो प्रीफर नो थ्योरी विच एक्सप्लेन द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये आपका फर्स्ट ये वाला है, सॉरी। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी, हाँ सही बात है कि मतलब एक किसी ना किसी आपस में बहुत सारी चीज़ें क्या है रिलेट करती हैं एक दूसरे से, तो ये वाला भी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद है कि नए प्रमाणों की रोशनी में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों नियमों को छोड़ा। हाँ सही बात है कि अगर हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया है या साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कवर किया और उससे कुछ अब नया हमने वहाँ पर सिद्धांत या नियम जोड़ दिया है, तो हम पहले वालों को छोड़ सकते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित, देखो झूठा वूठा साबित करने जैसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ये वाला सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमें ढूंढना, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला है लिक्विड इवेपोरेट्स ऑन हीटिंग। बी है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ गैस मोल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि क्या चीज़ कंसेप्ट है और क्या चीज़ लो है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि द्रव गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं। अच्छा, हाँ ये सही बात है, हमने ये पढ़ा है। स्थायी तापमान पर दाब, आयतन और गैस के मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए ये आपका क्या है, सिद्धांत है कि लिक्विड इवेपोरेट ऑन हीटिंग, ये वाला आपका सिद्धांत हुआ। और जो आयतन और गैसों के मोलों की संख्या व्युत्क्रम, ये आपका नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है आपका 3 करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव कंसेप्शन। शाइनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट दैन डल ऑब्जेक्ट। लाइट ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट एंड देन टू आई फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी सीन। द कन्वर्जेंट लेंस चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम। वैकल्पिक अवधारणा क्या है। चमकदार वस्तुएं धुंधली वस्तु से अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। किसी वस्तु के दिख पाने के लिए प्रकाश स्रोत से वस्तु की ओर फिर नेत्र की ओर यात्रा करता है। अभिसारी लेंस प्रकाश की चाल को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित किसी माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी अल्टरनेटिव कंसेप्शन होगा वो होगा आपका चमकदार जो धातुएं होती हैं वो धुंधली धातुओं से अधिक प्रकाश परिवर्तित करती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसी माध्यम में प्रकाश की एक सीधी रेखा में चलता है। किसी माध्यम का मतलब वही कोई माध्यम है, हमें नहीं पता क्या माध्यम हो सकता है वो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अभिसारी लेंस प्रकाश की चाल को परिवर्तित कर देता है। तो जो कन्वर्जेंट लेंस होता है तो नहीं परिवर्तित नहीं करता, वो क्या कर देता है एक फोकस पर लेकर आ जाता है। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। किसी वस्तु के दिख पाने के लिए प्रकाश स्रोत से वस्तु की ओर और फिर नेत्र की ओर यात्रा करता है। प्रकाश से वस्तु की ओर, प्रकाश स्रोत से वस्तु की ओर फिर नेत्र की ओर यात्रा करता है। ठीक है, किसी वस्तु के दिख पाने के लिए प्रकाश स्रोत से वस्तु की ओर और फिर नेत्र की ओर यात्रा करता है। देखिए ऑप्शन तो देखो ये वाला भी ठीक ही लग रहा है। अब क्योंकि हमें आंसर अब A1 दिया है तो हमें वही मानना पड़ेगा। बट अगर जब हम देखते हैं कि वस्तु को जब हम देखते हैं तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी वस्तु पर डलेगा, वस्तु पर जब डलेगा तो उसकी जो इमेज होगी वो हमारी आंखों में बनेगी, तो तभी हम क्या है उसे देख पाते हैं। तो उस तरह से तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। पर ऑप्शन आंसर की में फर्स्ट है तो हमें उसे वही मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हमें कई बार जो चीज़ें हम सोचते हैं उससे अपोजिट हो जाती हैं। बट क्या करें, ऑफिशियली आंसर की है उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है साइंस अंडरगोज पैराडिज्म शिफ्ट्स as to है व्हेन सेवरल anomalous ऑब्जर्वेशन हैव accumulated द existing थ्योरी इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। तो हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट कौन सही है कौन गलत है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सही बताना है। विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट होता है जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं, तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में होता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रतिमान परिवर्तन यानी कि पैराडाइम शिफ्ट है। तो कोई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं। अच्छा, असंगत अवलोकन बहुत सारे एकत्रित हो गए हैं तो वर्तमान सिद्धांत संकट में हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि कई बार मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है या कोई डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी तो नहीं, एक्सपेरिमेंट मान लो किसी साइंटिस्ट ने पहले करा, कुछ उसने चीज़ें देखी, डिस्कवरी करी, या फिर तो क्या हुआ कि उस समय पर जो हुआ उसने वहाँ पर उसको सिद्धांत बना दिया। पर क्या हुआ, बाद में कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए, उसने उसके ऊपर और स्टडी की और रिसर्चेस की, तो देखा कि वहाँ पर कुछ इस तरह के अवलोकन थे जो असंगत थे। ठीक है, अब जब वो अवलोकन असंगत थे और बहुत सारे साइंटिस्ट उसके बाद आ रहे तो उनको भी सेम वो असंगत अवलोकन ही एकत्रित हो पा रहा है। तो वही चीज़ क्या हो पा रही है आपकी कि वो प्रतिमान परिवर्तन की पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है। तो S1 और S2 दोनों सत्य है और S1 S2 की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही यहाँ पर आंसर बन जाता है। देखो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, अलग से कुछ टर्म पैराडाइम शिफ्ट जैसे कुछ यूज़ कर लिए हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। देखो हमें करेक्ट करना ही होगा और जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर 1 हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है,
तो वैसे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो और आप बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या सही है क्या नहीं है ना, क्या ऑप्शन चूज़ करें। नहीं, पहली बात तो यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो भी आपको सही लगता है वही चूज़ कर लीजिए। दूसरा, अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना कीजिए, 1 से 2 बार में पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो आगे बढ़ जाइए, उसे छोड़ दीजिए वहीं पर ही। एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके आगे के 2-3 नंबर भी खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम भी फिर अब 26 क्वेश्चन की ओर कि रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एक्सर्ट फ्रॉम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट understand the people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charge in the cloud. In 1752, Benjamin Franklin showed that lightning and spark from clouds are essentially the same phenomena. What aspect about science are highlighted in the above excerpts? तो हमें ये बताना है, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है कि कक्षा 8 की विज्ञान के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। तो उपरोक्त उदाहरण में विज्ञान के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विज्ञान होता है वो आपके अनुभविक प्रमाण पर आधारित है। तो इसके अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वही करेक्ट माना गया है, ठीक है ना। तो एम्पेरिकल एविडेंस यानी कि जो आपका अनुभविक प्रमाण पर आधारित है। तो अनुभविक प्रमाण से यहाँ पर का मतलब है कि जहाँ पे चीज़ें अनुभव की गई कि चिंगारी उत्पन्न हो रही है, इस तरह का कुछ हो रहा है ना। पर लेकिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने मतलब साइंस की तरीके से उस चीज़ को सोचा करके देखा, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, तब उन्होंने पाया कि जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है कपड़ों में और तड़ित द्वारा वो लगभग बराबर ही है। तो इस तरह से क्या है कि जो विज्ञान है आपका अनुभविक प्रमाण पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या है सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है Which of the following activities would be helpful for you to include to inculcate scientific temper among your student? Exploring immediate environment through inquiry, asking learners to recall concept and principle of sciences, encouraging a student to ask questions, fostering the values of truth through experimentation and open-mindedness. हाँ, हिंदी में भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव को आत्मसात करने के लिए निम्नलिखित में से आप क्रियाकलाप में चरण अपनाएंगे। जांच द्वारा तात्कालिक पर्यावरण की खोज करना, शिक्षार्थियों विज्ञान के संप्रत्यों सिद्धांतों के स्मरण करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, सत्य के मूल्यों को खुली मानसिकता प्रयोगों द्वारा विकसित करना। तो देखिए, जब बात स्मरण यानी कि याद वाद करने की आ जाती है तो वो ऑप्शन वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है आपका गलत ही हो जाएगा। तो देख लीजिए बी कहाँ पर नहीं है, बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में नहीं है और वही आपका क्या है सही आंसर है। तो देखिए, सत्य मूल्यों को खुली मानसिकता बिल्कुल सही बात है। जब हम सत्य हैं उनको प्रयोग द्वारा करेंगे तो ठीक बात है। इसके अलावा कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, बिल्कुल सही बात, प्रश्न पूछने के लिए हमें उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। जांच द्वारा तात्कालिक पर्यावरण की खोज, ये भी सही है ना। तो इस तरह से आपका ACD सही आंसर है और जो थर्ड ऑप्शन है इसके हिसाब से सही बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 28, ठीक है। 28 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। यू आर डिस्कसिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन इन क्लास 7। यू टेल स्टूडेंट्स मोस्ट एयर इज नेसेसरी और रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। वन ऑफ योर स्टूडेंट आस्क वुड आयरन नेल रस्ट इफ kept in boiled water? How would you respond to this query? Ask the student to discuss the question with peers and find an answer. Ask the student to read the textbook and come with answer in the next class. Assist the student designing an investigation involving placing the nails in
different conditions and report finding to the class. Resolve students query by providing the correct answer to her questions. हिंदी में देख लेते हैं एक बार क्या बोला गया है। आप कक्षा 7 में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रही हैं। आप विद्यार्थियों से कहते हैं लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आर्द्र वायु आवश्यक है। आपका एक विद्यार्थी पूछता है कि क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा। उसके इस प्रश्न का आप किस प्रकार उत्तर देंगे। विद्यार्थियों के सहपाठियों संग प्रश्न पर चर्चा करके उत्तर ज्ञात करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अगले कक्षा में उत्तर देने के लिए कहेंगे। विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की विकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। विद्यार्थियों को प्रश्न का सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड ही होगा, क्योंकि जब हम बच्चे के सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि देखो लोहे की कील को हमने इस वाले पानी में रखा है, लोहे की कील को हमने गर्म पानी में रखा है। अब आप सामने से खुद से देखिए कि क्या वहाँ पर बच्चा ऑब्जर्व करेगा। तो जब बच्चा खुद से ऑब्जर्व करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सारे क्या है डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो विभिन्न परिस्थितियों में हमने जब कील को रखना तो फिर यही ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। अ टीचर वांट्स टू यूज इंक्वायरी अप्रोच टू आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस यूजिंग डिसॉल्विंग टेस्ट। व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग टास्क। स्टूडेंट्स आर गिवन अननोन सैंपल स्मार्ट ABCD consisting of sugar, salt, alum and sand. Students see animation to help explain that substances are made of different atoms so they dissolve differently. Students check the solubility of substances A, B, C and D in different liquids. हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता है। निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा। विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत हैं। ठीक है। विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे भिन्न प्रकार से घुलते हैं। विद्यार्थी ABCD की घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो विद्यार्थियों को जो अज्ञात नमूने दिए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा A होगा। ठीक है। तो ये वाला कट हो गया आपका, A इसमें है, इसमें है। इसके बाद क्या होगा कि जो विद्यार्थियों को सजीव चित्रण या ABCD की घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों में करते हैं। जब उनको दिया गया और जब वो उसको अलग अलग द्रवों में डालेंगे तो वो क्या करेंगे उसकी परीक्षणता का चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा A के बाद आपका C ऑप्शन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे विभिन्न प्रकार से घुलते हैं। तो आप उस वाले मतलब एक तरह से वो निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। वो यहाँ पर नमूने दिए, उन्होंने वहाँ चेकिंग की, ऑब्जर्वेशन की, सब कुछ देखने के बाद, पता लगने के बाद, चीज़ें को पढ़ने के बाद वो इस वाले कंक्लूजन पर पहुँच गए। ठीक है। तो इस तरह से जो सीक्वेंस बनेगा ACB बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यहाँ पर आपका वो सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का आज ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज a democratic science classroom. A teacher provides a safe space for students to express themselves. Teacher plays the role of moral authority to maintain discipline. Teacher cultivates an understanding of cultural diversity among students. So teacher provides opportunity to students to discuss process of decision making and questions the basis of their decision. निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता। शिक्षक विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है। शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है। शिक्षक विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्णय लेने के प्रक्रमों पर चर्चा करने और उनके निर्णयों का आधार क्या है इस पर प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो लोकतांत्रिक के हिसाब से जो सही नहीं है। तो देखिए तो डिसिप्लिन की या नैतिकता की यहाँ पर कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर आपका ये गलत हो जाता है। तो यही हमारा सही होगा। बाकी ऑप्शन हमारे पॉजिटिव हैं। ठीक है कि हम भाव प्रकट करने के लिए सुरक्षित। हाँ भाई सही बात है। बच्चा जितना ज़्यादा मतलब सहज महसूस करेगा उतने ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछेगा, अब उतनी ही ज़्यादा क्या है चीज़ों को समझेगा। तो वो सही है बिल्कुल। शिक्षार्थियों को सांस्कृतिक विविधता की समझ। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये भी आपका सही मतलब गलत हो सकता है कि सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न भी यहाँ पर देखो लोकतांत्रिक विज्ञान की बात हो रही है। तो हाँ देखो लोकतांत्रिक की बात है तो ये भी सही है, क्योंकि जब हम अलग अलग चीज़ों को समझेंगे तो क्या होगा बच्चे के अंदर वो समझ उत्पन्न होगी।
है ना, सांस्कृतिक विविधता वाली जैसी हम चीज़ें उसके अंदर करेंगे। तो ये भी सही है, क्योंकि लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र यही तो होता है कि हर किसी को मतलब समझना, जानना, है ना, दूसरे की जो रिस्पेक्ट है वो करना। ठीक है। शिक्षा विद्यार्थियों के निर्णय लेने प्रक्रमों पर चर्चा करने और उनके निर्णयों का आधार क्या है। हाँ बिल्कुल भाई, देखो चर्चा भी हो रही है, उनका निर्णय लेने का क्या आधार है, प्रश्न पूछने का अवसर भी दिया जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर इस तरह से आपका गलत हो जाता है। ठीक है। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 था और हमारा ये PYQ इस तरह से आज ये कंप्लीट हो गया है। होपफुली चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रिकी से थोड़े क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन रहे थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग से भी थे, बट लेकिन अगर आप ध्यान से करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे बिल्कुल सही। एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे लगता है कि ऑफिशियल आंसर की कुछ और मानती है, बट हमारे हिसाब से वो कुछ और होता है, बट हमें अल्टीमेटली ऑफिशियल आंसर की के साथ ही जाना पड़ता है। ठीक है। तो इसी के साथ ही फिर क्या है कि आप आगे बढ़ते रहिए, बाकी और सब्जेक्ट की अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या है, मैथ्स पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत है, तो अपनी मैथ्स पे भी अच्छे से कमांड रखिएगा। जो उसके फॉर्मूलाज हैं, जो भी मतलब थ्योरीज या फिर थ्योरम्स वगैरह होती हैं, है ना, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, मैथ्स के रिलेटेड भी। इसके अलावा बहुत जल्दी मैं आपके लिए अब एक साइंस पेडागोजी की मैराथन लेने वाली हूँ। ठीक है। जो जिससे कि जो साइंस पेडागोजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं वो भी आप अच्छे से समझ पाएँ, है ना। तो ज़्यादा बड़ी आपकी एक ही क्लास में सब चीज़ें उसमें कंप्लीट हो जाएंगी। ज़्यादा बड़ा उस वीडियो को मतलब हाँ बड़ा तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में ही हम उस मैराथन है तो भाई बड़ी जो होगी ही बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा उस पर अभी काम कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती मैं आपको कुछ भी ऐसा अनऑथेंटिक सा कुछ भी प्रोवाइड करा दूँ। तो पहले हम उस पर छोटा सा काम करेंगे, उसके बाद में आपको क्या है जो आपकी जो मैराथन होगी किसकी, साइंस पेडागोजी की, जल्द ही आपके सामने कुछ दिन में वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो बाकी इसके साथ ही आप अपने जो और सब्जेक्ट हैं उनको भी देखते रहिएगा, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाइल्ड पेडागोजी हो। ठीक है। और साइंस के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा। ठीक है। अपने दोस्तों के लिए के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है। उनको बहुत हेल्प होने वाली होगी इस चीज़ से जब वो पढ़ेंगे तो, है ना। और नई अपडेट पाने के लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।